जहर से जहर और लोहे से लोहा काटा जाता है। ये कहावत आपने जिंदगी में शायद कई बार सुनी होगी, लेकिन जापान ने इस कहावत को कुछ ज्यादा ही गंभीरता से ले लिया था। यही वजह थी कि जापान ने मौत की समस्या का हल मौत से निकालने की कोशिश की, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि वे खुद एक भयानक खतरे को न्योता दे रहे थे। अब शायद आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर मामला क्या था, तो चलिए पूरी कहानी आपको विस्तार से समझाते हैं। दरअसल ये घटना जापान की ही है। हाँ दोस्तों, वही जापान जिसे दुनिया में तकनीक का राजा कहा जाता है, जहाँ के नागरिकों को दुनिया के सबसे सभ्य और संस्कारी लोगों में गिना जाता है। लेकिन आज से लगभग 40 साल पहले जापान ने एक ऐसा दौर देखा था जिसकी दहशत आज भी जापानी लोगों के दिलों में जिंदा है। और उसी दौर के बाद से आज तक जापानी लोग एक जानवर को देखकर डर जाते हैं। क्या एक जानवर से? मंगूस से? हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। असल में ये कहानी अमामी ओशिमा आइलैंड की है। अगर अमामी ओशिमा आइलैंड की बात की जाए तो ये हरे भरे जंगलों से घिरा हुआ एक बेहद शांत और खूबसूरत आइलैंड है। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक भयानक आतंक छिपा हुआ था, जिसका नाम था हबू स्नेक। इसका आतंक इतना ज्यादा था कि इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि एक समय ऐसा था जब लगभग हर खेत में एक जहरीले शिकारी का राज था। ये सांप अंधेरे में छिपकर अपने शिकार का इंतजार करते रहते थे। इसी वजह से किसान हर समय डर और चिंता में जीते थे, क्योंकि उस समय ना तो इसके जहर का कोई इलाज था और ना ही कोई सुरक्षा व्यवस्था। हालात इतने गंभीर हो चुके थे कि जापान को एक बेहद अजीब और अप्रत्याशित समाधान के बारे में सोचना पड़ा। उन्होंने तय किया कि वे जहर का जवाब जहर से देंगे, और इसके लिए उन्होंने मंगूस की मदद लेने का फैसला किया, क्योंकि मंगूस ही एक ऐसा जानवर है जो हबू स्नेक को पूरी तरह खत्म कर सकता है। और ये बात तो आप जानते ही होंगे कि सांप और मंगूस एक दूसरे के कट्टर दुश्मन माने जाते हैं। इनफैक्ट दुनिया में मौजूद सभी जीवों में इन्हें सबसे मशहूर दुश्मन कहा जाता है। हालांकि चाहे ये एक दूसरे के कितने ही बड़े दुश्मन क्यों न हो, सच्चाई ये है कि ये दोनों ही किसानों के लिए किसी न किसी तरह से फायदेमंद माने जाते हैं। मंगूस उन जानवरों को मार देता है जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे कि चूहे, छिपकलियां और कई तरह के कीड़े मकोड़े। लेकिन ये भी भूलना नहीं चाहिए कि मंगूस एक सर्वभक्षी जीव है, यानी ये न सिर्फ दूसरे जानवरों को खाता है बल्कि किसानों की फसलों को भी नुकसान पहुंचाता है। यहाँ तक कि फलदार पेड़ भी इसके लगातार हमलों की वजह से पूरी तरह सूख सकते हैं। अब अगर सांप की बात करें तो आप ये तो जानते ही हैं कि वो एक शुद्ध मांसाहारी जीव होता है। वो खेतों में रहने वाले जानवरों को खाता है और कई बार खेतों में काम कर रहे किसानों पर भी हमला कर देता है। इसी वजह से लोगों को ये लगने लगा कि सांप की तुलना में मंगूस बेहतर है। कम से कम मंगूस फसल को नुकसान पहुंचाता है, इंसानों को तो छोड़ देता है। ठीक यही सोच उस समय जापान में भी बनी थी। जब वहाँ सांपों का आतंक बढ़ने लगा तो मंगूस को ही आखिरी उम्मीद मान लिया गया। जापान को लगा कि मंगूस की मदद से वे हाबू स्नेक का नामो निशान मिटा देंगे, लेकिन प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने का अंजाम कितना खतरनाक हो सकता है, इसका अंदाजा जापान ने कभी नहीं लगाया था। 1980s में इस समस्या से निपटने के लिए जापान ने अपने पड़ोसी देशों से मंगूस आयात करना शुरू कर दिया। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि किसी दूसरे देश या महाद्वीप से किसी जानवर को लाना कोई नई बात नहीं है। ऐसा सदियों से होता आया है और आज भी होता है। इसका एक जीवित उदाहरण इंडिया है। इंडिया ने भी दूसरे देशों से चीता को आयात किया, क्योंकि वो एक फ्लैगशिप स्पीशीज है जिस पर पूरे जंगल का संतुलन निर्भर करता है। लेकिन मंगूस के मामले में ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर भी सांपों से छुटकारा पाने के लिए जापान ने ये चौंकाने वाला कदम उठा लिया, क्योंकि जापान के कई इलाकों में हाबू स्नेक एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका था। अगर हाबू स्नेक की बात करें तो ये एक बेहद जहरीला सांप होता है जो खेती और पशुपालन वाले इलाकों में रहना पसंद करता है। जापान में इस सांप की संख्या इतनी बढ़ चुकी थी कि बड़ी संख्या में जापानी लोग इसका शिकार हो रहे थे, और उस समय दुनिया में कहीं भी हाबू स्नेक वेनम का कोई इलाज मौजूद नहीं था। जापान में इस सांप ने कितना आतंक फैलाया था, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 1980s में वहाँ के किसान लगभग खेतों में जाना ही बंद कर चुके थे, और इस दौर में हजारों किसानों ने अपनी जान गंवा दी थी। और ये बात तो आप जरूर जानते ही होंगे कि जापान की जनसंख्या कितनी कम है। इनफैक्ट हालात इतने ज्यादा बिगड़ चुके थे कि सांपों के डर से किसान अपने खेत खलिहान छोड़कर शहरों की ओर पलायन करने लगे थे। इसी वजह से जापान इस समस्या का कोई स्थायी समाधान ढूंढ रहा था, और तभी उनके सामने मंगूस का विकल्प आया। लेकिन समस्या ये थी कि जापान में प्राकृतिक रूप से मंगूस नहीं पाए जाते, इसलिए इन्हें चाइना, इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों से मंगाया गया। और जहाँ जहाँ हाबू स्नेक की संख्या बहुत ज्यादा थी, उन इलाकों में इन्हें छोड़ दिया गया। मंगूस बेहद चालाक और फुर्तीले स्वभाव के होते हैं, इसलिए सांप इनके हाथों से आसानी से बच नहीं पाते। इसके साथ ही मंगूस में वेनम रेजिस्टेंस भी पाया जाता है, जो हाबू स्नेक के जहर को पूरी तरह बेअसर कर देता है। हाबू स्नेक कोबरा फैमिली से ताल्लुक रखता है, यानी इनमें भी वही जहर होता है जो कोबरा में पाया जाता है। इसलिए अगर हाबू स्नेक मंगूस को काट भी ले तो उसे ज्यादा नुकसान नहीं होता, और मंगूस आसानी से हाबू स्नेक को मार देता है। इसके अलावा मंगूस की तीसरी बड़ी खासियत ये है कि वे सिर्फ भोजन के लिए ही सांपों पर हमला नहीं करते, बल्कि वे सांपों को मारना पसंद भी करते हैं। मंगूस की इन खूबियों को देखकर जापान को लगा कि शायद उन्होंने हाबू स्नेक की समस्या का एक सफल समाधान खोज लिया है। कुछ हद तक जापान इस योजना में सफल भी हुआ, लेकिन पूरी तरह नहीं। क्यों जानते हैं? क्योंकि हाबू स्नेक एक नॉक्टर्नल स्नेक है, यानी ये एक निशाचर सांप है। नॉक्टर्नल का मतलब होता है वे जीव जो सिर्फ रात के समय
शिकार के लिए बाहर निकलते हैं, जबकि दूसरी तरफ मंगूस केवल दिन में शिकार करता है और रात में अपने बिलों में छिपा रहता है। इसी वजह से अक्सर मंगूस और सांप का आमना सामना ही नहीं हो पाता था। हालांकि कभी कभी हाबू स्नेक दिन में भी बाहर निकल आता था, जैसे बहुत ज्यादा भूख लगने पर या बारिश के समय। ऐसे मौकों पर वो मंगूस का शिकार बन जाता था। लेकिन ये मिशन उतना सफल नहीं रहा जितना जापान गवर्नमेंट ने सोचा था। लेकिन जापान के लोग ये नहीं जानते थे कि इस मिशन के साइड इफेक्ट्स भी सामने आएंगे, और वे साइड इफेक्ट्स इतने भयानक होंगे कि उन्हें संभालना मुश्किल हो जाएगा। दिन के समय जब मंगूस को सांप नहीं मिलते थे तो वे अमामी ओशिमा आइलैंड में पाए जाने वाले छोटे आकार के दुर्लभ खरगोशों पर हमला करने लगे, जिन्हें अमामी ओशिमा आइलैंड रैबिट कहा जाता था। ये खरगोश सिर्फ इसी आइलैंड पर पाया जाता था। हालांकि कभी ये खरगोश पूरे एशिया महाद्वीप में पाया जाता था, लेकिन अब ये केवल जापान के 2 द्वीपों में ही मौजूद है। पहला है अमामी ओशिमा आइलैंड और दूसरा है नाकानो ओशिमा आइलैंड। यही वजह है कि यूनेस्को ने इसे एंडेंजर्ड स्पीशीज की सूची में शामिल किया। सच तो ये है कि सिर्फ खरगोश ही नहीं बल्कि कई दूसरे जानवर और पक्षी भी विलुप्ति के कगार पर पहुंचने लगे थे, क्योंकि ये मंगूस पेड़ों पर चढ़कर पक्षियों के घोंसलों से अंडे तक चुरा कर खा जाते थे। इसके कारण पक्षियों की संख्या धीरे धीरे कम होने लगी। साथ ही मंगूस किसानों की फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचाने लगे। संक्षेप में कहें तो मंगूस सांपों से ज्यादा स्थानीय जीव जंतुओं का शिकार करने लगे थे। छोटे पक्षी, कीड़े मकोड़े और कई जंगली प्रजातियां विलुप्ति के कगार पर पहुंच गईं। इस तरह मंगूस एक नए प्रेडेटर के रूप में उभर आया। अब जापान की गलियों में एक अदृश्य डर फैल चुका था। जो लोग पहले सांप देखकर डरते थे, अब वही लोग मंगूस के नाम से कांपने लगे थे। यानी जिस उद्देश्य से जापान ने मंगूस को देश में लाया था वो पूरा नहीं हो पाया। उल्टा इसके साइड इफेक्ट्स कहीं ज्यादा भयानक साबित हुए और इनकी संख्या तेजी से बढ़ने लगी। उदाहरण के तौर पर अमामी ओशिमा आइलैंड में शुरू में सिर्फ लगभग 1000 मंगूस छोड़े गए थे, लेकिन सिर्फ 20 सालों में इनकी संख्या 1 लाख से भी ज्यादा हो गई। ये जापान की इकोलॉजिकल लाइफ को भारी नुकसान पहुंचा रहे थे। इसी वजह से जापान गवर्नमेंट बहुत ज्यादा चिंतित हो गई। इनफैक्ट एक समय ऐसा लगने लगा था कि मंगूस जापान की मूल जैव व्यवस्था को पूरी तरह तबाह कर देंगे। इसके बाद जापान गवर्नमेंट ने मंगूस को पकड़ने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू किया। ये काम आसान नहीं था, क्योंकि मंगूस छोटे और बहुत तेज दौड़ने वाले जानवर होते हैं। इन्हें पकड़ना बेहद मुश्किल था। इसलिए सरकार ने मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद लेने का फैसला किया। जिन इलाकों में मंगूस का आतंक ज्यादा था वहाँ कैमरास लगाए गए। इन कैमरास की मदद से सबसे पहले मंगूस की मूवमेंट्स को समझा गया कि वे किस समय और किन रास्तों से ज्यादा बाहर निकलते हैं। इसके बाद मंगूस को पकड़ने के लिए खास तरह के ट्रैप्स लगाए गए। जहाँ इनकी संख्या बहुत ज्यादा हो चुकी थी वहाँ इनके पसंदीदा खाने में जहर मिलाकर भी रखा गया ताकि उसे खाकर वे मर जाए। इसके अलावा इस अभियान में स्पेशली ट्रेन्ड डॉग्स को भी शामिल किया गया, जिन्हें मंगूस की गंध पहचानने की ट्रेनिंग दी गई थी। ये कुत्ते अपनी सूंघने की ताकत से इंसानों को मंगूस के बिलों तक पहुंचा देते थे। धीरे धीरे ये मंगूस इरेडिकेशन मिशन सफल होने लगा। हर साल हजारों मंगूस पकड़े जाने लगे और आखिरकार 18 साल के भीतर जापान गवर्नमेंट ने अपने देश से मंगूस को पूरी तरह खत्म कर दिया। आज अमामी ओशिमा आइलैंड में एक भी मंगूस नहीं है। 2018 तक मंगूस की समस्या पूरी तरह समाप्त हो चुकी थी। हालांकि अब अमामी ओशिमा आइलैंड मंगूस फ्री हो चुका है, लेकिन मंगूस की वजह से जो डर जापान ने झेला था उसकी छाया आज भी लोगों के मन में बनी हुई है। इसके बाद जापान गवर्नमेंट ने हाबू स्नेक को पकड़ने के लिए अलग अभियान शुरू किया और कुछ इलाकों में हाबू स्नेक पकड़ने पर इनाम भी घोषित किया। साथ ही लोगों को जागरूक किया गया और हाबू स्नेक के जहर से बचाव के लिए एंटी वेनम भी तैयार किया गया। आज भी जापान में हाबू स्नेक मौजूद है, लेकिन अब ये पहले जितना खतरनाक नहीं रहा। वैज्ञानिक उपायों, सरकारी प्रयासों और जन जागरूकता की वजह से इस समस्या को काफी हद तक काबू में कर लिया गया है। तो आपने देखा प्रकृति कितनी शक्तिशाली है। इससे ये साफ हो जाता है कि इंसान चाहे कितना ही बुद्धिमान क्यों ना हो, वो प्रकृति से लड़कर कभी जीत नहीं सकता। प्रकृति जानती थी कि जापान मंगूस के लिए बना ही नहीं है। यही वजह है कि वहाँ प्राकृतिक रूप से मंगूस नहीं पाए जाते, लेकिन जापान ने प्रकृति के फैसले को बदलने की कोशिश की और उसका नतीजा आप देख ही चुके हैं। अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। साथ ही वीडियो आपको कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे डार्क वर्ल्ड हिंदी चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।